वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। ये हमारे इसके जो एस्पिरेंट्स अपने अपॉइंटमेंट लेटर्स का वेट कर रहे हैं, तो आशा करते हैं उनके अपॉइंटमेंट लेटर्स जल्दी ही आएंगे। जिस प्रकार से कल थोड़ा घटनाक्रम आगे बढ़ा है कि आप लोगों की फ़ाइनल आंसर कीज़ जो है ये हमारे द्वारा पब्लिश कर दी गई हैं। और फाइनल आंसर कीज़ नॉर्मली तभी पब्लिश की जाती है जब फाइनल रिज़ल्ट पब्लिश करना हो। तो यानी कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपके जो फाइनली शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है जिनका डीवी कंप्लीट हो चुका है, अलॉन्ग विद ऐसे कैंडिडेट्स जिनके डीवी में कुछ डेफिशिएंसी रह गई है डॉक्यूमेंट्स में, उनको शायद हो सकता है कुछ दिनों का और 2-4 दिनों का कंप्लीट करने का समय दिया जाए। और फिर उसके बाद वो डेफिशिएंसी कंप्लीट होते ही फाइनली आप लोगों के अपॉइंटमेंट लेटर्स होपफुली ये हमारे जल्द ही जारी करने की जो मार्ग पर है वो आगे बढ़ रहा है। तो इसी के क्रम में कल थोड़ा मतलब रात में जो हमारे, अगर आप बेसिक एजुकेटर टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े हुए हैं तो देखेंगे कि कुछ केओस सा हो गया था। कुछ साथियों ने हमारे उस पर कट ऑफ डेट के आधार पर केस वगैरह कर दिया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा क्या मामला है, और फिर उसके बाद आपको क्लैरिटी देना चाहूँगा कि क्या आगे घटनाक्रम हो सकता है। तो साथियों, कल रात मैं तो सो गया था, बाकी ग्रुप में चैट ऑन थी, तो काफ़ी समय तक जो साथी वगैरह है जिन्होंने केस वगैरह किया तो काफ़ी लंबा डिस्कशन चला। तो फाइनली ऐसे साथी जो मतलब जिनका कट ऑफ डेट को एलिजिबिलिटी कंप्लीट नहीं था और डेट एक्सटेंड हुआ था, फिर उसके बाद उनकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट हुई थी और उन्होंने फॉर्म को फिल किया था और एग्ज़ाम को पास किया है। तो उन साथियों का कहना था कि उनके द्वारा केस किया गया है कट ऑफ डेट को लेकर। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ इस प्रकार से उन्होंने डिटेल्स शेयर की थी हमारे साथ। तो ये कोई देखिए इस तरीके से सरजू कुमार वर्सेस नेशनल नेस्ट एडवोकेट कोई प्रशांत सिंह है, इन्होंने इनकी जो लिस्टिंग की डेट है, अगली डेट जो दी गई है, मतलब कल हियरिंग हुई है उस पर अगली डेट जो दी गई है वो 8 मई की दी गई है। फिर इसके साथ साथ ये उसी का ही है। और ये आप देखेंगे कि कोई नीलेश तिवारी है, उनके द्वारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और नेस्ट के खिलाफ भी केस किया गया है। तो वो भी आप देख पा रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, उसकी भी ये स्क्रीनशॉट है और यहाँ पर भी देख पा रहे हैं 60 नंबर पर। तो इस प्रकार से डिफरेंट केस किए गए हैं हाल ही में। और आप आगे और देखेंगे तो इसकी PDF भी शेयर की गई थी साथियों के द्वारा। देखेंगे ये 60 नंबर पर है। देखिए नीलेश तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये आरुष तिवारी जो वकील हैं शायद उनकी, और ये केस नंबर वगैरह है, तो ये भी केस किया गया है। तो साथ ही मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप लोगों का जो मामला है, देखिए 2 या 3 बातों पर चर्चा करेंगे जिससे कि आप लोग थोड़ा भ्रम की स्थिति से बाहर निकले, क्योंकि ये मामला बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो चुका था और मतलब इससे बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी भी उत्पन्न हो गई है बच्चों में कि क्या होगा, क्या स्टे लग जाएगा, क्या अब अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं मिलेंगे या कुछ। तो 2-3 फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो रिज़ल्ट आया है वो 1:1 कैंडिडेट बुलाया गया, यानी 1 सीट पर 1 कैंडिडेट बुलाया गया है। तो अगर ये लोग अपनी सीट को रोकना भी चाहते हैं तो इनकी कोई सीट लेने वाला अभी फ़िलहाल है नहीं, तो इनकी सीट रुकी रहेंगी। तो आप लोगों की सीट पर कोई ख़तरा नहीं है। आपका जिनका फ्रेश है उनका फ्रेश अपॉइंटमेंट हो जाएगा, जिनकी ये कट ऑफ डेट का मामला है उनका रुक जाएगा। दूसरी बात, उतनी सीट वो नेस्ट रोक सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दूसरे दावेदार नहीं है उन सीटों के सापेक्ष। अगर दूसरे दावेदार होते उन सीटों के सापेक्ष तो इन लोगों को खतरा हो सकता था जो लोग कट ऑफ डेट वाले हैं। दूसरी बात, नेस्ट ने अभी सभी लोगों के DV कराए हैं, मतलब जिनकी कट ऑफ डेट उनका भी इशू था सबकी DV कराए हैं। नेस्ट ने किसी को DV से नहीं भगाया है, किसी को ये नहीं बोला है कि नहीं तुम्हारे कट ऑफ डेट के बाद की एलिजिबिलिटी है तो हम आपका DV नहीं कराएंगे, ऐसा कहीं भी नहीं है। नेस्ट ने सबके DV कराए हैं। DV कराने के बाद मामला जो है वो हेडक्वार्टर भेज दिया है, और हेडक्वार्टर भेजने के बाद अभी हेडक्वार्टर का जो फाइनल डिसीजन है कट ऑफ मामले में अभी पेंडिंग है, यानी कि नेस्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया है। और जब तक नेस्ट द्वारा फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट पब्लिश नहीं की जाती है तब तक इस कट ऑफ डेट के जो केस का कोई इशू ही नहीं होता है, कोई औचित्य ही नहीं होता है। क्योंकि अगर सपोज़ नेस्ट आप लोगों को ऑटोमेटिकली मान रहा है कि हाँ आप एलिजिबल हैं और आपको एक्सेप्ट कर लेता है, तब तो उसका सवाल ही नहीं उठता है केस का कोई। दूसरी बात, अगर नेस्ट आपको सेलेक्ट नहीं करता है, फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आ जाती है और फिर उसके बाद नेस्ट कहता है नहीं आप एलिजिबल नहीं हैं, आपको हम नौकरी नहीं देंगे, इन दैट केस अगर वो एक लिस्ट निकालता है कि हाँ यू आर नॉट एलिजिबल इन दिस ग्राउंड, तो फिर ये केस किया जा सकता था कैंडिडेट्स के द्वारा कि हाँ भाई मतलब
आप हम एलिजिबल थे बट नेस्ट ने हमें सेलेक्ट नहीं किया है। तो अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नेस्ट का नहीं आया है, तो इस केस का कोई औचित्य बनता ही नहीं है कट ऑफ डेट का, जब तक नेस्ट अपना फाइनल डिसीजन ना दे दे इस पर कि उनको एलिजिबल करना है या नहीं करना है। तो इस केस का अभी फ़िलहाल प्रथम दृष्टया ये केस कोई मतलब नहीं है इस केस का, जब तक नेस्ट का फाइनल डिसीजन ना आ जाए। दूसरी बात, अगर केस हो भी गया है, क्या पूरी भर्ती पर इसका प्रभाव पड़ेगा? तो साथियों, जिस प्रकार से हमें पता है कि जनरली अगर केस होते हैं, कुछ एलिजिबिलिटी को लेकर होते हैं, कुछ उसको लेकर होते हैं, तो जो लोग उसके प्रस्तावित दावेदार होते हैं, जो केस में गए हुए होते हैं, जिनका सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो उतने प्रस्तावित दावेदारों की जो सीट्स हैं वो रोक दी जाती हैं, उनका रिज़ल्ट नहीं पब्लिश किया जाता है। तो और बाकी जो लोग हैं जिनका फ्रेश अपॉइंटमेंट है, उनको इस बात की सज़ा नहीं दी जाती है और सभी लोगों के अपॉइंटमेंट कर दिए जाते हैं। उन जो भी वादी होते हैं, जिन्होंने केस किया होता है, जो भी प्रस्तावित उम्मीदवार होते हैं उस पोस्ट के, उनकी सीट से रोककर अन्य सभी उम्मीदवारों के जिनका क्लियर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, उन सभी को ज्वाइनिंग दे दी जाती है। उनको डॉक्यूमेंट, उनका जो ज्वाइनिंग है वो नहीं रोका जाता है। अब बाकी जो केस जिन लोगों ने किया है, उतनी सीटें रोककर केस के फाइनल डिसीजन का वेट किया जाता है। अगर फाइनल डिसीजन उनके वादियों के पक्ष में आता है तो उस केस में उन लोगों को ज्वाइनिंग दे दी जाती है। अगर उनके पक्ष में नहीं आता है तो वो जो सीट्स बनती हैं, उन सीट पर के जो अगले उम्मीदवार होते हैं, अगले जो दावेदार होते हैं उन सीटों पर, उनको अपॉइंटमेंट दे दी जाती है। तो यहाँ पे अगले कोई दावेदार है ही नहीं, तो हो सकता है कि वे सीटें फिर वेटिंग में चली जाएँ। तो अभी नेक्स्ट के फाइनल डिसीजन का वेट करना है आप लोगों को, और कोई एंजाइटी नहीं बढ़ानी है। आप लोगों के अपॉइंटमेंट लेटर्स होपफुली, देखिए इस केस की वजह से तो आपके अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं रुकने वाले हैं, इतना तो गारंटी है। बाकी देखिए और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न हो सकता है जिस वजह से आपके अपॉइंटमेंट लेटर्स डिले हो, तो उसको अभी नहीं कहा जा सकता है। बाकी जो आप लोगों के अपॉइंटमेंट लेटर्स की तरफ नेस्ट बहुत तेज़ी से कार्य कर रहा है, इतना तो कहा ही जा सकता है। और अगर चीज़ें सब सही रही तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर्स भी जल्द ही मिल जाएंगे, इसकी भी कोई मतलब इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, ऐसे केस वेस की बातों से घबराइए मत। कोई केस करता है, ये इसका डेमोक्रेटिक राइट है कोर्ट ऑफ लॉ में जाना। भाई उसको अगर लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो उसके भारत का संविधान उसको अधिकार देता है कि वो वहाँ पर जाए। पर साथ ही संस्था का भी, जो जिन संस्थाओं के खिलाफ केस किया जाता है, जो कि यहाँ पे नेस्ट है, वो भी ये इंश्योर करती है कि अगर कोई अदालत में जा रहा है तो इन दैट केस आपके जो अन्य जो कैंडिडेट्स हैं उनको इस चीज़ की सज़ा ना, उनका जो अपॉइंटमेंट है वो कर दिया जाए, और साथ ही जो अन्य कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने केस किया है उनको उनकी सीटें रोक दी जाए और केस का ख़त्म होने का वेट किया जाए। साथ ही मैं ये आपको बता दूं कि नेस्ट की तरफ से एक जो माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है, उसमें एक आवेदन भी किया गया है कि नेस्ट को भी पता है कि इस प्रकार का जो रिज़ल्ट निकला है, इसमें बहुत सारे लोग जो है स्टे की मांग कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार से स्क्रीन पर, उसमें ये क्लियरली बताया है कि जो आपका रिज़ल्ट है वो नेस्ट ने जारी किया है और उसके खिलाफ जो है बहुत सारे लोग स्टे की मांग कर सकते हैं। तो बिना नेस्ट का पक्ष सुने, बिना नेस्ट का पक्ष सुने कोई भी स्टे ऑर्डर जारी ना किया जाए। तो ऐसे कोई भी कोर्ट, जब तक नेस्ट की तरफ से वकील पेश होकर कोर्ट में जवाब नहीं देगा, कोई भी स्टे ऑर्डर जारी नहीं होगा, इतना तो पक्का है। ये काम पहले ही नेस्ट की ओर से कर दिया गया है, तो आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कोई स्टे वगैरह जल्दी से नहीं आने वाला है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। तो साथियों, आशा करता हूँ आपको ये मामला पूरा समझ में आ गया होगा। तो आप एंजाइटी मत बढ़ाइए, चिल रहिए, बेसिक एजुकेटर के साथ जुड़े रहिए। ऑथेंटिक खबरों के लिए आपको बेसिक एजुकेटर से बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। तो आपको अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथियों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं हमें सपोर्ट करना तो आप हमें ज्वाइन भी कीजिए। तो आशा करता हूँ कि आप इन तरीके की नेगेटिव न्यूज़ से बचेंगे और पॉजिटिव रहिए, और साथ ही अपना अपॉइंटमेंट लेटर्स का वेट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।